सैपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। प्रस्तावना: कल्पना कीजिए एक अनंत रहस्यमयी ब्रह्मांड जहां अरबों खरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। इनमें से कुछ तारे बहुत पुराने हैं, कुछ अभी अभी जन्मे हैं और कुछ धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इन्हीं अरबों तारों के बीच कहीं एक सौर मंडल है और इस सौर मंडल में एक छोटा सा नीला ग्रह घूम रहा है, हमारी पृथ्वी। यह कहानी इसी पृथ्वी की है, पर यह सिर्फ इस ग्रह की कहानी नहीं, यह हमारी कहानी है, आपकी, मेरी, हम सभी की। लेकिन एक सवाल उठता है, हम ही क्यों? अगर हम 10 लाख साल पहले की दुनिया को देखें, तो शायद हमें यह समझ न आए कि होमो सेपियंस नामक जीव इतना खास क्यों है। हम न तो सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज। हमारे पास न शेर की ताकत थी, न चीते की रफ्तार। हम जंगल में अकेले खड़े होते तो शायद किसी बड़े शिकारी के लिए आसान शिकार बन जाते। फिर भी आज हम इस धरती के सबसे प्रभावशाली जीव हैं। हमने नदियों का रुख मोड़ा, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, समुद्रों को पार किया और यहां तक कि चंद्रमा तक पहुंच गए। आखिर ऐसा क्या था हमारे भीतर जिसने हमें दूसरों से अलग बना दिया? यही सवाल खंगालते हैं युवाल नोआ हरारी, इस पुस्तक के लेखक। वह पूछते हैं, क्या केवल बुद्धिमत्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, या कुछ और था जो हमें बाकी जीवों से अलग करता था? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 3 महान क्रांतियों में। वट संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब हमने पहली बार कल्पना करना सीखा, कहानियां गढ़ी और भाषा का जादू रचा। 2 कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जब हमने जंगलों को काटकर खेत बनाए, जानवरों को पालतू बनाया और एक जगह बसने लगे। 3 वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जब हमने यह स्वीकार किया कि हमें सब कुछ नहीं पता और ज्ञान की खोज में दुनिया को बदलना शुरू किया। लेकिन रुको, क्या हमने सच में इस दुनिया को अपने फायदे के लिए बदला, या फिर यह बदलाव हमारे लिए एक सुनहरी जंजीर बन गया? क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं, या फिर हमने अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुद को एक कैदी बना लिया है? यह पुस्तक सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह उन सवालों को भी उठाती है जो हमारी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। तो आइए हम इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि सेपियंस यानी हम कैसे इस दुनिया के शासक बने। यह यात्रा हमें उन समयों में ले जाएगी जब हम जंगलों में भटक रहे थे, जब हमने पहली बार आग पर खाना पकाया, जब हमने पहली बार भगवानों को गढ़ा और जब हमने पहली बार इस धरती को बांटने के लिए नक्शे बनाए। ये केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी हो सकती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पुस्तक के पहले अध्याय पर, एक महत्वहीन जीव। अध्याय 1, एक महत्वहीन जीव। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आए। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली बार जीवन की शुरुआत हुई, सूक्ष्म जीवों के रूप में। फिर धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नए प्राणी का जन्म हुआ, होमो होमो नामक प्रजाति। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि एक दिन इसी प्रजाति का एक सदस्य इस धरती पर राज करेगा। ये कहानी है हमारी होमो सेपियंस की, एक भीड़ में खोया हुआ जीव। अगर हम 20 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में घूम रहे होते तो हमें इंसानों से मिलते जुलते कई जीव दिखते। ये हमारे जैसे ही दिखते, 2 पैरों पर चलते, छोटे छोटे समूहों में रहते। लेकिन तब ये किसी भी और जानवर की तरह ही थे, जंगल का एक हिस्सा। हम तब तक कुछ खास नहीं थे। हमारी तुलना में शेर ज्यादा ताकतवर थे, भेड़िए बेहतर टीम वर्क करते थे, हाथी ज्यादा बुद्धिमान थे। मगर हमने ऐसा क्या किया जो हमें सबसे अलग बना गया? तब होमो जाति में कई प्रजातियां थी, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस, होमो डेनिसोवा और कई अन्य। मगर समय के साथ ये सभी धीरे धीरे विलुप्त हो गए और सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे। हमने कैसे जीवित रहना सीखा? होमो सेपियंस ने कुछ अनोखा किया। हम केवल शरीर से नहीं, अपने दिमाग से लड़ते थे। शेर के पास पंजे थे, मगर हमारे पास हथियार। चीते के पास रफ्तार थी, मगर हमारे पास योजना। हाथी के पास याददाश्त थी,
मगर हमारे पास भाषा और सबसे बड़ा हथियार था कहानी कहने की शक्ति। एक साथ रहने की शक्ति। अन्य जीवों की तरह इंसान भी समूहों में रहते थे, लेकिन हमारे समूह बड़े और जटिल थे। बंदर और भेड़िए भी समूह बनाते हैं, मगर उनके समूह 30 से 40 सदस्यों तक सीमित रहते हैं। हम इंसानों ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखा। ये कैसे हुआ? हमने विश्वास प्रणाली बनाई, हमने कहानियां गढ़ी, हमने कल्पनाएं साझा की। अगर हम आज भी किसी देश, धर्म या कंपनी के बारे में सोचें, तो वे केवल कल्पना ही तो है, मगर यही कल्पना हमें एकजुट रखती है। हम इस दुनिया के मालिक कैसे बने? हमारे पूर्वज शिकारियों के पीछे चलते थे, जंगलों से फल इकट्ठा करते थे और कभी-कभी मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। हम खाद्य श्रृंखला के बीच में थे। हम शेर जैसे शिकारी नहीं थे, न ही हिरण जैसे शिकार। मगर फिर हमने आग का प्रयोग करना सीखा। आग ने हमें खाने को जल्दी पचाने की शक्ति दी। हमने कच्चे मांस को पकाना शुरू किया, जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिली। हमारा शरीर हल्का हुआ, आंतें छोटी हुई और हमारा मस्तिष्क बड़ा होने लगा। अब हम सिर्फ जंगल में भटकने वाले जीव नहीं थे, हम शिकारी थे। फिर हमने औजार बनाए, समूहों में शिकार किया और धीरे धीरे शेर और हाथियों से भी आगे निकल गए। हमने न केवल खुद को बदला, बल्कि इस धरती को भी बदल डाला। हमने अपने भाई बहनों को खत्म कर दिया। आज पृथ्वी पर सिर्फ एक इंसानी प्रजाति बची है, होमो सेपियंस। लेकिन क्या आप जानते हैं, 40,000 साल पहले हमारी ही तरह दिखने वाले कई और इंसान धरती पर थे। निएंडरथल, डेनिसोवंस और कई अन्य। फिर वे कहां गए? शायद हमने उनसे युद्ध किया और उन्हें मिटा दिया। शायद हमने उनसे बेहतर संसाधन छीने और वे भूख से मर गए। या शायद हमने उनसे प्यार किया और वे धीरे धीरे हमारी ही नस्ल में मिल गए। आज भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोप और एशिया के कुछ लोगों के डीएनए में निएंडरथल का अंश है। क्या हम असल में आखिरी बचे हुए इंसान हैं? मानव जाति का भविष्य क्या है? आज हम उस कगार पर खड़े हैं जहां हमने विज्ञान के जरिए खुद को भगवान जैसा बना लिया है। अब सवाल यह नहीं है कि हम इस दुनिया के मालिक कैसे बने। सवाल यह है कि अब हम क्या करेंगे। क्या हम अपनी ही बनाई दुनिया में खुश रहेंगे, या फिर एक दिन हम भी निएंडरथल की तरह इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे? यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है। अगला अध्याय, ज्ञान का वृक्ष, द ट्री ऑफ नॉलेज। अब हम जानेंगे कि कैसे एक नई शक्ति ने हमें बाकी जीवों से अलग कर दिया। कहानी गढ़ने की शक्ति। अध्याय 2, ज्ञान का वृक्ष, द ट्री ऑफ नॉलेज। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। इससे पहले होमो सेपियंस सिर्फ एक सामान्य जीव था, एक ऐसा जानवर जो जंगलों में घूमता, छोटे छोटे समूहों में रहता और मुश्किल से अपना गुजारा करता था। लेकिन फिर अचानक होमो सेपियंस की सोचने और बोलने की क्षमता में एक बदलाव आया। वैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रांति आई कैसे? एक सिद्धांत कहता है कि यह जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुआ। हमारे दिमाग की संरचना बदल गई, जिससे हम पहले से बेहतर सोचने और संवाद करने लगे। और इसी के साथ आया भाषा का जादू। भाषा, वह शक्ति जिसने हमें दुनिया पर राज दिलाया। भाषा की शक्ति क्या थी? जानवरों के पास भी अपनी भाषा होती है। बंदर, हाथी और डॉल्फिन आपस में संवाद कर सकते हैं। बंदर एक खास आवाज निकालकर अपने समूह को यह बता सकते हैं कि पास में शेर है। लेकिन होमो सेपियंस की भाषा अलग थी। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते थे, सावधान, पास में शेर है। हम यह भी कह सकते थे, आज सुबह नदी के पास मैंने एक शेर देखा था। शायद वह आज रात हमारी गुफा के पास आ सकता है। इसका मतलब यह था कि हम सिर्फ तत्काल खतरे के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाएं भी बना सकते थे। लेकिन भाषा की असली ताकत कहीं और थी। होमो सेपियंस ने पहली बार ऐसी बातें कहनी शुरू की जो वास्तविकता में मौजूद नहीं थी। हमने कहानियां बनाई, हमने मिथक गढ़े, हमने भगवानों की कल्पना की। यही कल्पना करने की शक्ति थी जिसने हमें बाकी जीवों से अलग किया। काल्पनिक वास्तविकता।
इंसानों का सबसे बड़ा हथियार कल्पना कीजिए कि 100 लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। अगर ये लोग सिर्फ सच बोलते तो वे शायद छोटे छोटे समूहों में बंटे रहते। मगर जब इंसानों ने कल्पना की शक्ति विकसित की तो उन्होंने बड़े समूहों में रहना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही कबीले के हैं। हमारी रक्षा करने के लिए जंगल की आत्माएं हैं। अगर हम नियम तोड़ेंगे तो देवता हमें सजा देंगे। अब ये 100 लोग सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, वे एक सामूहिक विश्वास से जुड़े थे। और यही शक्ति इंसानों को हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में संगठित करने में मदद कर सकती थी। धर्म, राष्ट्र और कंपनियां सब एक कल्पना है। आज भी हम इसी भाषा की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी अजनबी से मिले और कहें कि आप दोनों एक ही धर्म से हैं, तो आप तुरंत एक जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप किसी से मिले और कहे कि आप दोनों एक ही देश से हैं, तो आपको लगेगा कि आप एक ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन असल में राष्ट्र, धर्म, पैसा, ये सब कल्पना की गई चीजें हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई कागज का टुकड़ा, रुपया, डॉलर आपको खाना और कपड़े दिला सकता है? मगर वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वह एक कहानी है जिस पर हम सबने विश्वास कर लिया है। नियांडरथल क्यों हार गए? अब सवाल उठता है, अगर होमो सेपियंस और नियांडरथल एक जैसे थे तो हम जीते और वे हार गए। हो सकता है कि नियांडरथल हमसे ताकतवर थे, शायद उनका दिमाग भी हमारे जितना ही तेज था, मगर उनके पास वह भाषा और कल्पना की शक्ति नहीं थी जो हमें मिली थी। नियांडरथल छोटे समूहों में रहते थे, मगर हम होमो सेपियंस हजारों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे। यही वह ताकत थी जिसने हमें इस ग्रह का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। सिर्फ भाषा नहीं, गपशप भी। होमो सेपियंस की भाषा सिर्फ सूचनाएं देने के लिए नहीं थी। हमने गपशप करना सीखा। गपशप हमें यह समझने में मदद करती थी कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं, कौन हमारे समूह का हिस्सा है और कौन दुश्मन, कौन अच्छा शिकारी है और कौन धोखेबाज। अगर एक कबीले में 100 लोग हैं तो आप हर किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकते, मगर गपशप से आपको यह पता चल सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। और जब विश्वास का यह नेटवर्क बड़ा हुआ तो इंसानों ने ऐसे समाज बनाए जो किसी अन्य जीव ने नहीं बनाए थे। कहानियों की दुनिया में जीते इंसान आज भी हम कहानियों की दुनिया में जीते हैं। हम कहते हैं, हम भारतीय हैं, हमारा झंडा हमें जोड़ता है, मगर झंडा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। हम कहते हैं, हमारी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, मगर कंपनी सिर्फ कागजों पर दर्ज एक नाम है। हम कहते हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, मगर भगवान को हमने अपनी कल्पना में गढ़ा है। और फिर भी यह सारी कल्पनाएं हमें जोड़ कर रखती है, हमें एकजुट करती है। अगर हमने यह कहानियां गढ़नी बंद कर दी तो शायद हमारी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। अगला अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, द बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि जब इंसानों ने कृषि क्रांति की तो क्या वह वाकई उनके लिए फायदेमंद थी, या फिर हमने खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे निकलना नामुमकिन हो गया। अध्याय 3, आदम और ईव का एक दिन, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। आज से 30,000 साल पहले अगर आप किसी जंगल में होते तो आपको वहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी देखकर अजीब लगता। वे न तो किसी शहर में रहते थे, न खेतों में काम करते थे, न राजा रानी होते थे, न ही कोई मंदिर या बैंक थे। फिर भी उनकी दुनिया पूरी तरह व्यवस्थित थी। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, 30 से 50 लोगों का एक कबीला। हर दिन वे भोजन की तलाश में घूमते, जंगलों से फल तोड़ते, जड़ें खोदते, शिकार करते। अगर कोई खतरा होता तो पूरा समूह एक साथ लड़ता या भाग जाता। आज हम इन्हें शिकारी खानाबदोश कहते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि वे असभ्य या असहाय थे, बल्कि वे हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान, मजबूत और सतर्क थे। क्या वे हमसे ज्यादा खुश थे? अगर आप सोचते हैं कि हमारी जिंदगी आज की तुलना में तब कठिन थी, तो रुकिए। हो सकता है कि वे हमसे ज्यादा खुश और स्वस्थ थे। वे पूरे दिन खेतों में मेहनत नहीं करते थे, न ही उन्हें राजा महाराजाओं के लिए कर देना पड़ता था। वे बीमार होते तो जड़ी बूटियों से इलाज करते। उनका खानपान विविध था,
फल, मेवे, शहद, मांस, मछली, जो भी वे जंगल से जुटा सकते थे। आज हम जो बैठे-बैठे दफ्तरों में काम करते हैं, हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर चुकी है, मगर हमारे पूर्वज फुर्तीले, ताकतवर और सहनशील थे। पुरुष शिकारी, महिलाएं संग्रहकर्ता। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन काल में पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं घर संभालती थी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। शोध बताते हैं कि महिलाएं भी शिकार करती थी और पुरुष भी खाने के लिए फल फूल इकट्ठा करते थे। हर किसी की भूमिका थी और महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं थी। आज के समाज में हम लिंग आधारित भूमिकाओं को अलग तरह से देखते हैं, मगर हमारे पूर्वजों के लिए सभी लोग एक दूसरे के बराबर थे। शिकारी खानाबदोशों का समाज कैसा था? इन समूहों में कोई राजा, कोई अमीर गरीब नहीं था। अगर किसी के पास कोई चीज ज्यादा होती, तो वह उसे दूसरों के साथ बांट लेता। उनका जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर था। आज अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले, तो आप उसे देखकर सतर्क हो जाते हैं। मगर 30,000 साल पहले लोग एक दूसरे से मिलते ही दोस्त बन जाते थे, क्योंकि उनके लिए सामाजिक सहयोग जरूरी था। क्या उन्होंने धर्म और कला को जन्म दिया? अगर हम समझते हैं कि सिर्फ आधुनिक इंसान कला और धर्म को समझता है, तो हम गलत है। 30,000 साल पहले के शिकारी खानाबदोश भी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। वे जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से मूर्तियां बनाते थे। वे आग जलाते थे, नाचते गाते थे और शायद किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास रखते थे। आज दुनिया के हर कोने में लोग किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं, और यह विश्वास तब शुरू हुआ था जब हमारे पूर्वज पहली बार कहानियां गढ़ने लगे थे। वे विलुप्त क्यों हो गए? अगर उनका जीवन इतना अच्छा था, तो फिर वे विलुप्त क्यों हो गए? असल में वे विलुप्त नहीं हुए, हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जैसे जैसे कृषि क्रांति आई, इंसानों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। वे शिकारी से किसान बन गए, और यही वह बदलाव था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगला अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अब हम जानेंगे कि कृषि क्रांति सच में हमारे लिए वरदान थी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अध्याय 4, प्रलय, द फ्लड। कल्पना कीजिए, आज से 45,000 साल पहले एक दिन एक छोटा सा शिकारी समूह समुद्र के किनारे खड़ा था। सामने फैला था विशाल नीला समंदर, जिसकी लहरें लगातार किनारों से टकरा रही थीं। दूर पानी में कोई जमीन नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने फैसला किया, चलो इस अज्ञात समुद्र को पार करते हैं। उनके पास न कोई नक्शा था, न कोई दिशा निर्देश। फिर भी उन्होंने लकड़ी की नावें बनाई और समंदर में कूद पड़े। कुछ दिनों बाद वे एक नए द्वीप पर उतरे। यह जगह थी ऑस्ट्रेलिया, और यहीं से शुरू हुई इंसानों की सबसे खतरनाक यात्रा। ऑस्ट्रेलिया, एक नया विश्व, नई चुनौतियां। ऑस्ट्रेलिया एक अजीब जगह थी। यहां विशालकाय कंगारू थे, विशाल हाथियों जैसे मैमथ थे, और सबसे खतरनाक शिकारी मेगालानिया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली। लेकिन जब होमो सेपियंस वहां पहुंचे, तो कुछ ही हजार सालों में यह पूरा परिदृश्य बदल गया। अचानक ऑस्ट्रेलिया के बड़े जानवर गायब होने लगे। विशालकाय कंगारू, शेर के आकार की बिल्ली और मेगालानिया जैसे शिकारी सब विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि इंसानों ने पहली बार एक ऐसा काम किया जिससे धरती की जैव विविधता हमेशा के लिए बदल गई। शिकार। हम सिर्फ शिकार कर रहे थे, लेकिन हमने पूरी प्रजातियों को खत्म कर दिया। होमो सेपियंस का दिमाग तेज था। उन्होंने आग जलाना सीखा। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, पूरे जंगल को आग लगाओ ताकि जानवर बाहर निकले और हमें शिकार का मौका मिले। धीरे धीरे पूरे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान जलने लगे। जो जानवर बच गए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और फिर वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया की यह पहली प्रलय थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद इंसानों ने अमेरिका की ओर रुख किया। वे एशिया से होते हुए बर्फीले रास्तों को पार कर अलास्का और कनाडा तक पहुंचे, और वहां भी वही कहानी दोहराई गई। महान भैंसे, विशाल भेड़िए, हाथियों के पूर्वज मैमथ एक एक कर विलुप्त होते गए। यह प्रलय, जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी, पूरी दुनिया में फैलने लगी।
क्या यह प्रकृति का नियम था या इंसानों की गलती? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि यह विलुप्ति प्राकृतिक थी, लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं। एक, यह संयोग कैसे हुआ कि जब भी इंसान किसी नए महाद्वीप में पहुंचे, वहां के बड़े जानवर गायब हो गए? दो, अफ्रीका और एशिया में बड़े जानवर बचे रहे, मगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं? तीसरा, क्या इंसानों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रकृति को तबाह कर दिया? प्रकृति और इंसान की पहली जंग, यह पहला मौका था जब इंसानों ने धरती की पारिस्थितिकी को बदल दिया। जहां भी होमोसेपियंस पहुंचे, वहां बड़ी प्रजातियां बच नहीं पाई। शायद यही वो शुरुआत थी जहां से प्रकृति और इंसान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, एक संघर्ष जो आज भी जारी है। अगला अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अब हम जानेंगे कि जब इंसानों ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा, तो क्या यह सच में उनके लिए फायदेमंद था, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? अध्याय 5, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। आज अगर कोई आपसे पूछे कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा कृषि क्रांति। हमने जंगलों में भटकने से बेहतर एक जगह बसना सीखा। हमने खेतों में अनाज उगाना सीखा। हमने गाय भैंस पालकर दूध और मांस प्राप्त करना सीखा। पर रुको, क्या सच में कृषि क्रांति हमारे लिए फायदेमंद थी, या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? शिकारी खानाबदोश से किसान बनने का सफर 12,000 साल पहले। इंसान पूरी तरह शिकारी खानाबदोश था। वे हर दिन नए इलाकों में घूमते, फल फूल इकट्ठा करते, शिकार करते, नाचते गाते और जीवन का आनंद लेते। फिर अचानक किसी ने गेहूं के बीज देखे और सोचा, अगर हम इसे अपने पास रखें और इसे उगाना सीखें, तो हमें हर दिन भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। बस यहीं से कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इंसानों ने गेहूं, जौ, चावल, मकई और अन्य अनाज उगाने शुरू किए। उन्होंने गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवर पालतू बनाए। अब उन्हें भोजन के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं थी। वे स्थायी गांवों में बसने लगे। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था, लेकिन क्या यह सच में वरदान था? अगर कृषि क्रांति इतनी ही शानदार थी, तो हमारे शिकारी पूर्वजों ने इसे अपनाने में इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि खेती ने इंसानों की जिंदगी आसान नहीं, बल्कि और कठिन बना दी। सोचिए, एक, पहले इंसान 30 से 40 तरह के खाद्य पदार्थ खाते थे, जिससे उन्हें सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते थे। कृषि क्रांति के बाद वे सिर्फ कुछ गिने चुने अनाजों पर निर्भर हो गए, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी। टू, पहले इंसान अलग अलग जगह घूमते थे, अब वे खेतों से बंध गए। वे एक ही जगह पर बसने लगे, जिससे बीमारियां तेजी से फैलने लगी। थ्री, पहले इंसान दिन में 4 से 5 घंटे काम करते थे, फिर आराम करते थे। अब उन्हें दिन भर खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। चार, पहले शिकारी खानाबदोश पूरी तरह स्वतंत्र थे, अब वे राजा महाराजाओं और जमींदारों के गुलाम बन गए। यानी खेती ने इंसानों को सुविधाजनक जीवन नहीं दिया, बल्कि उन्हें परिश्रम और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। अगर आप सोचते हैं कि इंसानों ने गेहूं को काबू किया, तो जरा सोचिए, गेहूं का पौधा तो सिर्फ जंगलों में उगने वाला एक साधारण पौधा था। फिर अचानक पूरी धरती पर उसने अपना साम्राज्य फैला लिया। आज करोड़ों लोग गेहूं उगाते हैं। इंसान हर दिन इसकी देखभाल करता है, सूरज से बचाने के लिए घर बनाता है, पानी देने के लिए नदियों से नहरें बनाता है, इसे कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक डालता है। अब बताइए, पालतू कौन हुआ, गेहूं या इंसान? पहली बार इंसानों ने संपत्ति और शक्ति का खेल खेला। खेती से पहले सभी इंसान लगभग बराबर थे। शिकारी खानाबदोशों में न कोई राजा था, न कोई नौकर, मगर खेती ने इंसान को संपत्ति और शक्ति के जाल में फंसा दिया। अब कुछ लोग ज्यादा अनाज उगाने लगे और अमीर बन गए। कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा हो गई और वे ताकतवर बन गए। धीरे धीरे गरीब और अमीर का अंतर बढ़ने लगा। यही से शुरुआत हुई राजा, साम्राज्य, युद्ध और दास्ता की। कृषि क्रांति, सुखद भविष्य या सुनहरा पिंजरा? शिकारी जीवन की तुलना में खेती एक बड़ा धोखा था। शिकारी खानाबदोश स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे
और खुश थे। किसान बांध दिए गए, बीमार पड़ने लगे और दुखी हो गए। लेकिन खेती एक ऐसा जाल था जिससे अब इंसान निकल नहीं सकता था। अगर आप एक किसान हैं और आपके 5 बच्चे हैं, तो आपको हर दिन काम करना होगा। अगर आप खेती छोड़कर वापस जंगलों में जाना चाहे, तो आप अपने परिवार को भूखा नहीं रख सकते। इसलिए खेती एक ऐसा जाल बन गई जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव था। तो फिर हमने इसे अपनाया क्यों? अगर ये इतना बुरा था, तो इंसानों ने इसे अपनाया क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि यह हमारे लिए अच्छा होगा। एक शिकारी सोचता था, अगर मैं गेहूं उगाऊंगा, तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। एक कबीला सोचता था, अगर हम एक साथ खेती करें, तो हम ज्यादा ताकतवर होंगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने खेती को अपना लिया, पर शायद हमें यह नहीं पता था कि हमने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला, बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल दिया। अगला अध्याय, पिरामिड बनाना। अब हम जानेंगे कि खेती के कारण कैसे पहली सभ्यताओं, साम्राज्यों और राजाओं का जन्म हुआ और कैसे इंसानों ने अपनी खुद की बनाई व्यवस्थाओं की गुलामी शुरू कर दी। अध्याय 6, पिरामिड बनाना, बिल्डिंग पिरामिड्स। कल्पना कीजिए, आप मिस्र के रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर से एक विशालकाय संरचना दिख रही है, गीजा का महान पिरामिड। यह पिरामिड हजारों मजदूरों ने अपने खून पसीने से बनाया था। पत्थरों को दूर दूर से लाया गया। सालों की मेहनत के बाद यह अद्भुत संरचना खड़ी हुई। मगर सवाल यह है, लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की? क्या वे खुश थे? क्या वे इसके लिए मजबूर थे? या फिर कोई ऐसी चीज थी जिसने उन्हें इस महान कार्य के लिए प्रेरित किया? यह अध्याय यही समझने की कोशिश करेगा कि कैसे इंसानों ने खुद को बड़े साम्राज्यों और व्यवस्थाओं में बांध लिया। कृषि ने समाज को बदला। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृषि क्रांति ने इंसानों को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया। अब सब कुछ बदल रहा था। पहले इंसान छोटे समूहों में रहते थे, अब वे गांवों और शहरों में बस गए। पहले हर कोई समान था, अब कुछ लोग राजा और कुछ गुलाम बन गए। पहले इंसान स्वतंत्र थे, अब वे विशाल साम्राज्यों का हिस्सा बन गए। और यही से शुरू हुआ सभ्यता, साम्राज्य और श्रम का युग। आपको यह करना होगा क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन में बड़े बड़े साम्राज्य बने। अब सवाल यह था कि इतने बड़े समाज को एकजुट कैसे रखा जाए? उत्तर था कहानियां और विश्वास। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि राजा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का प्रतिनिधि है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि तुम पिरामिड बनाने में मदद करोगे, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। और इस तरह लाखों लोगों ने बिना सवाल किए राजा और धर्म के नाम पर काम करना शुरू कर दिया। पिरामिड सिर्फ मिस्र में नहीं बने। जब हम पिरामिड की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ मिस्र का गिजा पिरामिड याद आता है। मगर सच्चाई यह है कि चीन में विशाल दीवारें बनाई गई, भारत में मंदिरों और महलों का निर्माण हुआ, यूरोप में चर्च और किले बनाए गए। हर जगह लोगों ने एक कल्पना, माइथ, पर विश्वास किया और सामूहिक रूप से कार्य किया। व्यवस्था कैसे बनी? समाज को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नई चीजों की जरूरत पड़ी। एक, शासन और कानून। राजा और उसके मंत्री कानून बनाते थे। दंड और पुरस्कार की प्रणाली बनाई गई। दो, लिपि और लेखन। शासन को चलाने के लिए पहली बार लेखन का आविष्कार हुआ। कर वसूली और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए जाने लगे। 3, धर्म और नैतिकता। लोगों को नियंत्रित करने के लिए धार्मिक कहानियां बनाई गई। उन्हें यह सिखाया गया कि राजा की आज्ञा मानना ही धर्म है। और इस तरह एक नई दुनिया बनी, जहां कुछ लोग शासक थे और बाकी लोग शासित। लोगों ने विद्रोह क्यों नहीं किया? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया, तो उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया? उत्तर है, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा था कि यही उनका भाग्य है। लोगों को बचपन से ही सिखाया गया कि राजा को भगवान ने चुना है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके आदेश मानो। अगर तुमने विरोध किया, तो भगवान तुम्हें दंड देंगे। धीरे धीरे यह बातें समाज में गहराई से बस गई।
सभ्यता का दूसरा पक्ष, इसमें कोई शक नहीं कि कृषि क्रांति और संगठित समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। बड़े शहर कला और विज्ञान, व्यापार और समृद्ध थे, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ छीन भी लिया। स्वतंत्रता, समानता, सरल और खुशहाल जीवन। हमने खुद को पिरामिड जैसी व्यवस्थाओं में बांध लिया। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या हम सच में आगे बढ़े? आज हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हम कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली है, मगर अगर एक शिकारी खानाबदोश हमें देखे तो वह क्या कहेगा? तुम खुद को आजाद समझते हो, मगर असल में तुमने खुद को सोने की जंजीरों में बांध लिया है। अगला अध्याय, यादों का बोझ। अब हम जानेंगे कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, हमारे दिमाग पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। क्या हम इतने बड़े समाज को संभालने के लिए तैयार थे, या फिर हमने अपनी सोचने समझने की क्षमता से ज्यादा बोझ उठा लिया? अध्याय 7, यादों का बोझ, मेमोरी ओवरलोड। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में 50 लोग हैं। आप सभी एक दूसरे को नाम से जानते हैं। कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है, पूरा गांव मिलकर उसे सुलझा लेता है। लेकिन फिर धीरे धीरे गांव बड़ा होने लगता है। 100 लोग, 500 लोग, 5000 लोग। अब चीजें जटिल हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है, इतनी बड़ी आबादी को याद कैसे रखा जाए? कौन किसका बेटा है? किसने किससे उधार लिया? किसकी जमीन कहां तक फैली है? किसका व्यापार कहां तक फैला है? यही समस्या थी जिससे 5000 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य परेशान थे। और इस समस्या का समाधान था लेखन और गणना। जब इंसान की याददाश्त छोटी पड़ गई, भारत में प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, केवल मौखिक परंपरा पर्याप्त नहीं थी। अब व्यापार, कर व्यवस्था, राजाओं के आदेश, इन सभी को लिखने की जरूरत थी। यहीं से शुरू हुआ लेखन और रिकॉर्ड रखने का युग। लेखन का जादू। भारत और विश्व में क्रांति। जब पहली बार लेखन का आविष्कार हुआ, तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और प्रशासन। मेसोपोटामिया। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में लेखन आया। उन्होंने गीली मिट्टी पर कील जैसी आकृतियां बनाकर रिकॉर्ड रखने शुरू किए। यह लेखन क्यूनिफॉर्म कहलाया। मिस्र। मिस्र के लोग हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि का इस्तेमाल करने लगे। ये लेखन धार्मिक ग्रंथों और राजकीय आदेशों के लिए था। भारत। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक लिपि पाई गई, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। बाद में ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों का विकास हुआ। मौर्य और गुप्त काल में राजा अशोक और समुद्रगुप्त ने अपने आदेश शिलालेखों पर खुदवाए, ताकि सभी उन्हें पढ़ सकें। गणित और लेखन। व्यापार का आधार। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, व्यापारियों को हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी। भारत में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने गणित के कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए। व्यापारियों ने हुंडी, आज के बैंकिंग सिस्टम जैसा, विकसित किया। अन्य देशों में मिस्र और बेबीलोन में अंकगणित का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य ने कर व्यवस्था के लिए लेखन का इस्तेमाल किया। अब लेखन और गणित सिर्फ साधारण जानकारी रखने का तरीका नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति बन गया था। क्या लेखन और गणना ने हमें गुलाम बना दिया? पहले इंसान अपने दिमाग में सब कुछ याद रखता था। अब लेखन और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बन गई। राजा ने फरमान दिए, ये लिखो, वह गिनो, इतना कर वसूल करो। धीरे धीरे हम कागज, पत्थर और ताम्रपत्रों पर निर्भर हो गए। अगर आप पढ़ लिख सकते थे, तो आप ताकतवर थे। अगर नहीं, तो आप राजा, व्यापारी और पुजारियों पर निर्भर हो गए। भारत में ब्राह्मणों, व्यापारियों और राजाओं ने इस शक्ति को समझा। उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे, कानून बनाए, और समाज में एक नया वर्ग बना, जो केवल ज्ञान का संरक्षक था। यानी जो लोग पढ़ लिख सकते थे, वही समाज को नियंत्रित करने लगे। लेखन और रिकॉर्ड की शक्ति। राजा, धर्म और व्यापार। एक, राजाओं की शक्ति बढ़ी। अशोक ने अपने आदेश पत्थरों पर खुदवाए।
गुप्त राजाओं ने ताम्रपत्र जारी किए। मुगलों ने माहौल रिकॉर्ड बनाए। 2. धर्म का प्रचार बढ़ा। रामायण और महाभारत पहले मौखिक परंपरा से थे, लेकिन बाद में इन्हें लिखा गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जैन धर्म के आगम ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत और पाली में ग्रंथों का संकलन हुआ। 3. व्यापार में क्रांति आई। व्यापारियों ने बही खाते बनाए। कर संग्रह और आरण प्रणाली शुरू हुई। भारत का सिल्क रूट और स्पाइस ट्रेड लेखन और रिकॉर्ड की वजह से ही सफल रहा। क्या हम आज भी इसी जाल में फंसे हैं? सोचिए, आज हम मोबाइल में हर चीज लिखते हैं। हमारे दिमाग से ज्यादा हमारा भरोसा डिजिटल रिकॉर्ड पर है। क्या यह वही चक्र नहीं है जो 5000 साल पहले शुरू हुआ था? अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गूगल क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेव है। क्या यह विकास है या फिर एक और जाल जिसमें हमने खुद को फंसा लिया है? अगला अध्याय, इतिहास में न्याय नहीं होता। अब हम जानेंगे कि इतिहास हमेशा विजेताओं का पक्ष लेता है। क्या न्याय सच में मौजूद है या फिर इतिहास सिर्फ ताकतवर लोगों की कहानियों का एक संकलन है? अध्याय 8, इतिहास में न्याय नहीं होता। देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। कल्पना कीजिए, आप एक युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। सामने दो सेनाएं हैं। एक राजा अश्वारोहियों के साथ खड़ी है, दूसरी अपने विशालकाय हाथियों के साथ। युद्ध शुरू होता है। तलवारें टकराती हैं, बाण आकाश में छूटते हैं। कुछ घंटे बाद एक सेना जीत जाती है। विजेता राजा की जय जयकार होती है। अब सोचिए, इतिहास किसके पक्ष में लिखा जाएगा? क्या हारे हुए राजा की कहानी कोई सुनेगा? क्या उसके सैनिकों की कुर्बानी दर्ज की जाएगी? क्या किसी को याद रहेगा कि युद्ध में निर्दोष नागरिक भी मारे गए? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास विजेताओं का लिखा हुआ है। इतिहास हमेशा समानता की बात क्यों नहीं करता? आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें राजा, सेनापति और बड़े नेताओं की कहानियां मिलती है। मगर क्या किसी ने यह सोचा कि आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? महिलाओं की स्थिति क्या थी? गरीबों और दासों के साथ कैसा व्यवहार होता था? असल में इतिहास हमेशा शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेता है। जो ताकतवर थे, उन्होंने अपनी कहानियां लिखवाई। जो कमजोर थे, उनकी आवाजें समय के साथ खो गई। जाति, वर्ग और असमानता का जन्म भारत में अगर हम देखें तो वैदिक काल से ही समाज में वर्ग विभाजन शुरू हो गया था। ब्राह्मण, जो वेदों को पढ़ते और धर्म का प्रचार करते थे। क्षत्रिय, जो राजाओं और सेनाओं का नेतृत्व करते थे। वैश्य, जो व्यापार करते थे। शूद्र, जो श्रम करते थे और समाज के निचले पायदान पर थे। धीरे धीरे यह वर्ग व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। अब जन्म से तय होने लगा कि कौन क्या करेगा। यही नहीं, यह व्यवस्था हजारों सालों तक चली और आज भी समाज में कहीं न कहीं मौजूद है। महिलाओं की स्थिति, देवी या दासी। इतिहास में हम सुनते हैं कि भारत में महिलाओं को देवी माना जाता था, मगर सच्चाई यह है कि उन्हें हमेशा पुरुषों के अधीन रखा गया। वैदिक काल में महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं, मगर बाद में उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया। राजा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए राजनीतिक विवाह करने लगे। महिलाओं को सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में बांध दिया गया। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि कितनी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दासता और अन्याय, हर सभ्यता में मौजूद। हम सोचते हैं कि आधुनिक दुनिया में ही असमानता ज्यादा है, मगर हकीकत यह है कि प्राचीन सभ्यताओं में भी दासता और शोषण बहुत बड़ा मुद्दा था। मेसोपोटामिया, राजा और उच्च वर्ग के लोग गरीबों को दास बना लेते थे। मिस्र, पिरामिड बनाने के लिए हजारों दासों से काम लिया गया। यूरोप, यूनान और रोम में युद्ध के कैदियों को दास बना दिया जाता था। भारत, वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक उन्नति असंभव थी। यह सच है कि कुछ महान सम्राटों ने न्याय की स्थापना की। अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाई, मगर फिर भी समाज पूरी तरह समानता नहीं ला सका। क्या अन्याय का कोई अंत है? अगर इतिहास में न्याय होता तो सभी को समान अधिकार मिलते। हर कोई अपने भाग्य का निर्माता होता। कोई भी गरीब या अमीर में न बटा होता। मगर हकीकत यह है
कि असमानता और अन्याय हर सभ्यता में मौजूद था और आज भी है। क्या आधुनिक दुनिया में बदलाव आया है? आज हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं। हर इंसान को समान अधिकार प्राप्त है, कम से कम कानूनी रूप से। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या अमीर और गरीब के लिए कानून समान है? क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर मिलते हैं? क्या जाति, धर्म, नस्ल का भेदभाव खत्म हो गया है? इतिहास में न्याय नहीं था और शायद भविष्य में भी पूरी तरह संभव नहीं होगा। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम इस असमानता के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगला अध्याय, पहली महान एकजुटता। अब हम जानेंगे कि कैसे धर्म, व्यापार और साम्राज्य ने इंसानों को पहली बार एकजुट करना शुरू किया। कैसे अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही कहानी पर विश्वास करने लगे। अध्याय 9, पहली महान एकजुटता, द फर्स्ट यूनिवर्सल ऑर्डर्स। कल्पना कीजिए, आप 2500 साल पहले भारत के किसी नगर में खड़े हैं। चारों ओर व्यापारियों की हलचल है। कोई मसाले बेच रहा है, कोई रेशमी कपड़े, तो कोई अनाज। फिर अचानक एक व्यापारी दूर से आता है और आपसे कहता है, मैं रोम से आया हूं, क्या तुम मेरा सोना लेकर मुझे चावल दे सकते हो? आप सोने का सिक्का देखते हैं। आप रोम की भाषा नहीं समझते, मगर फिर भी आप उसे चावल देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी वही कहानी सुनी है जो उस व्यापारी ने सुनी थी। यह सोने का सिक्का असली है और इसकी कीमत सब मानते हैं। इसी तरह इंसान पहली बार किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने लगे जो उनके अपने समूह से बाहर की थी, और यही थी पहली महान एकजुटता। कैसे इंसानों ने पहली बार बड़े पैमाने पर सहयोग किया। शुरुआती इंसान सिर्फ अपने छोटे कबीले में विश्वास करते थे, मगर जैसे जैसे समाज बढ़ा, लोगों को ऐसे विचारों की जरूरत पड़ी जो हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ सके। तीन चीजों ने यह काम किया। एक, धर्म। दो, साम्राज्य। तीन, व्यापार। एक, धर्म, सबसे पुरानी एकजुट करने वाली शक्ति। धर्म ने पहली बार इंसानों को एक साथ लाने का काम किया। भारत का संदर्भ, वैदिक काल में लोगों ने वेदों पर विश्वास किया। महाभारत और रामायण जैसी कथाओं ने नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। बौद्ध और जैन धर्म ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। विश्व स्तर पर मिस्र में देवताओं और फिरौन की पूजा हुई। रोम और ग्रीस में जियुस, पोसाइडन और अन्य देवताओं की कहानियां फैली। यहूदी धर्म ने एक ईश्वर की अवधारणा दी, जिसे बाद में ईसाई और इस्लाम धर्म ने अपनाया। अब कोई भी यह पूछने की जरूरत नहीं समझता था कि मैं इस अजनबी पर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही धर्म के अनुयायी हैं। दो, साम्राज्य। विविध संस्कृतियों को एक करने वाली शक्ति। धर्म के साथ साथ साम्राज्यों ने भी लोगों को एकजुट किया। भारत का संदर्भ, मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत में फैलाया। गुप्त साम्राज्य ने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। मुगलों ने भारत की बहुसांस्कृतिक विविधता को एक साथ रखा। विश्व स्तर पर रोमन साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों को कानून और सेना के जरिए जोड़ा गया। चीन के हान साम्राज्य ने कन्फ्यूशियस दर्शन के आधार पर शासन किया। फारसी साम्राज्य ने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को सह अस्तित्व सिखाया। अब कोई यह नहीं पूछता था कि हम अलग हैं तो हम साथ क्यों रहें, क्योंकि जवाब था, हम एक ही राजा के अधीन हैं। तीन, व्यापार। पहली वैश्विक भाषा। व्यापार ने अलग अलग सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा। भारत का संदर्भ, भारत सिल्क रूट और स्पाइस रूट का केंद्र बन गया। भारतीय व्यापारी रोम, चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गए। भारतीय अंकों और गणित को भी अरब व्यापारियों ने पूरे विश्व में फैलाया। विश्व स्तर पर चीन ने सिल्क और चाय बेची। अरबों ने घोड़े, कपड़ा और मसाले बेचे। यूरोप ने सोना, चांदी और लोहे का व्यापार किया। अब कोई यह नहीं पूछता था कि क्या मैं इस अजनबी से कुछ खरीद सकता हूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही मुद्रा और व्यापार प्रणाली को मानते हैं। क्या यह एकजुटता स्थायी थी? इन तीनों ताकतों, धर्म, साम्राज्य और व्यापार, ने पहली बार अजनबियों को भी एक साथ जोड़ा। मगर यह एकजुटता स्थायी नहीं थी। जब धर्म में मतभेद हुए तो युद्ध हुए, जैसे हिंदू बौद्ध संघर्ष, इस्लामी आक्रमण। जब साम्राज्य कमजोर हुए
तो टुकड़ों में बंट गए, जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन। जब व्यापार असफल हुआ तो सभ्यताएं डूब गईं, जैसे रोम का पतन। लेकिन हर बार इंसानों ने एक नई व्यवस्था खोजी जिससे वे फिर से एकजुट हो सके। क्या आज भी यही कहानी दोहराई जा रही है? आज हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं। धर्म अभी भी इंसानों को जोड़ता और तोड़ता है। साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन राष्ट्र राज्य उनकी जगह ले चुके। व्यापार अब ग्लोबल हो चुका है और हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है। मगर सवाल वही है, क्या यह एकजुटता हमेशा रहेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगला अध्याय, पैसा। सबसे अजीब विश्वास। अब हम जानेंगे कि कैसे पैसा एक ऐसी चीज बन गया जिस पर पूरी दुनिया ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। कैसे सोने, चांदी, कागज और अब डिजिटल मुद्रा ने इंसानों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अध्याय 12, धर्म। सबसे बड़ी मिथक या सबसे बड़ी शक्ति, द लॉ ऑफ रिलीजन। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन भारतीय नगर में हैं। सामने एक भव्य मंदिर खड़ा है जहां श्रद्धालु भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ दूर एक बौद्ध मठ है जहां भिक्षु ध्यान में लीन है। वहीं पास में एक जैन आचार्य अपने अनुयायियों को अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। अब एक सवाल, क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या सच? क्या भगवान सच में है या हमने उन्हें अपनी दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए गढ़ा है? क्या धर्म सिर्फ कहानियों का एक जाल है या यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा है? धर्म ने इतिहास को आकार दिया, युद्ध कराए, साम्राज्य बनाए और गिराए। पर यह क्या सच में वास्तविकता है या सिर्फ मानव कल्पना का एक जाल? धर्म की उत्पत्ति। इंसानों को एकजुट करने का पहला प्रयास प्राचीन काल में, जब इंसान जंगलों में भटकता था, तब दुनिया उसके लिए एक रहस्य थी। बिजली क्यों गिरती है? बाढ़ और सूखा क्यों आता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और यहीं से जन्म हुआ धर्म का। धर्म ने इंसानों को एक कहानी दी जिससे वे अपने जीवन को समझने लगे। धर्म का पहला उद्देश्य, नैतिकता और व्यवस्था। शुरुआती धर्मों ने नैतिकता और समाज को संगठित करने का काम किया। हिंदू धर्म कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत दिया। बौद्ध धर्म दुख का कारण खोजा और निर्वाण की राह दिखाई। जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया। ईसाई और इस्लाम एक ईश्वर की अवधारणा लाई जो पूरी मानवता को समान मानता था। अब कोई यह नहीं पूछता था कि मैं इस अजनबी पर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि जवाब था, हम एक ही धर्म के अनुयायी हैं। भारत में धर्म का विकास। भारत दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक सभ्यताओं में से एक रहा है। वेट वैदिक धर्म 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व वेदों की रचना हुई जो ब्रह्म, यज्ञ और देवताओं की पूजा पर आधारित थे। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा जो धर्म और समाज को नियंत्रित करने लगे। 2. बौद्ध और जैन धर्म 600 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व महावीर और बुद्ध ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। अहिंसा, ध्यान और सरल जीवन पर जोर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया और इसे श्रीलंका, चीन, जापान तक फैलाया। 3. भक्ति और इस्लाम 800 ईस्वी 700 ईस्वी भक्ति आंदोलन ने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोध में प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि माना। कबीर, मीरा, गुरु नानक जैसे संतों ने धार्मिक एकता का संदेश दिया। इस्लाम के आगमन से एकेश्वरवाद और सूफी परंपराओं का प्रभाव बढ़ा। धर्म, एकता या विभाजन। धर्म ने इंसानों को एकजुट किया, मगर इसी धर्म ने सबसे बड़े युद्ध भी कराए। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, मगर उससे पहले लाखों मारे गए। क्रूसेड्स, ईसाई इस्लाम युद्ध में लाखों लोग धर्म के नाम पर मारे गए। भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्षों ने सदियों तक समाज को बांट कर रखा। धर्म एक तलवार की धार की तरह है। यह सुरक्षा भी दे सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। क्या धर्म एक कल्पना मात्र है? कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का मानना है कि धर्म केवल एक मिथक है। कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म जनता की अफीम है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं, विज्ञान खुद ही ब्रह्मांड को समझा सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, भगवान मर चुका है
और अब हमें अपनी नैतिकता खुद बनानी होगी। मगर अगर धर्म कल्पना मात्र होता तो यह हजारों सालों तक कैसे टिका? क्या यह इसलिए बचा क्योंकि इससे इंसानों को नैतिकता, शांति और जीवन का अर्थ मिलता है। आधुनिक दुनिया में धर्म का भविष्य आज दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। वो एक तरफ वे लोग हैं जो धर्म को आस्था और आध्यात्म का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। दो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो धर्म को एक पुरानी प्रथा मानते हैं जिसे विज्ञान से बदला जाना चाहिए। मगर धर्म अब भी राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या भविष्य में धर्म हमेशा रहेगा या फिर विज्ञान और तर्क इसे पूरी तरह मिटा देंगे? अगला अध्याय, मानवता का सबसे बड़ा धर्म, व्यापार। अब हम जानेंगे कि कैसे व्यापार ने धर्म से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा, कैसे व्यापारियों ने दुनिया को एक कर दिया और पूरी मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। अध्याय 13, मानवता का सबसे बड़ा धर्म, व्यापार, द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल ट्रेड। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन भारतीय बंदरगाह पर खड़े हैं। सामने समुद्र की लहरों पर सैकड़ों जहाज तैर रहे हैं। कुछ जहाज रोम से आए हैं, कुछ चीन से, कुछ अरब से। व्यापारी सोने चांदी से मसाले, हाथी दांत और रेशमी कपड़े खरीद रहे हैं। हर तरफ एक अजीब विश्वास फैला है। व्यापार के नियमों पर सब सहमत है, चाहे उनकी भाषा, धर्म या संस्कृति कुछ भी हो। धर्म ने इंसानों को एकजुट किया, मगर कभी-कभी लड़ाइयां भी करवाई। साम्राज्यों ने दुनिया पर राज किया, मगर हमेशा गिरे। मगर व्यापार, ये एकमात्र चीज है जिसने हजारों सालों तक लोगों को जोड़े रखा। कैसे व्यापार धर्म और संस्कृति से भी बड़ा बना? जब दो अजनबी एक ही भगवान को मानते थे, तो वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। मगर जब दो अलग-अलग धर्मों वाले लोग मिले, तो उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो दोनों को जोड़ सके। यह चीज थी व्यापार। व्यापारी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ग्राहक हिंदू है, मुस्लिम है, यहूदी है या ईसाई। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि सामान का भुगतान सही समय पर होगा या नहीं। व्यापार के लिए कानून, बैंकिंग सिस्टम और वाणिज्यिक करार बनने लगे। यानी व्यापार पहली बार एक वैश्विक व्यवस्था बना जिस पर हर कोई भरोसा करता था। भारत, व्यापार का प्राचीन केंद्र भारत दुनिया के सबसे पुराने व्यापारिक केंद्रों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया, आज का इराक, तक व्यापार करते थे। उनके पास मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, सूती कपड़े, आभूषण और धातु की वस्तुएं थीं। प्राचीन भारत का समुद्री व्यापार, भारतीय व्यापारी अरब, मिस्र, ग्रीस और रोम तक जाते थे। भारतीय मसाले, रेशम, हाथीदांत और हीरे बहुत प्रसिद्ध थे। अरब व्यापारी भारतीय अंकगणित और खगोल शास्त्र को यूरोप तक ले गए। मुगल काल और यूरोपीय व्यापार, 16वीं सदी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। मुगलों ने व्यापार ने कैसे विश्व को एक किया? पहला, व्यापार ने वैश्विक संपर्क बढ़ाया। सिल्क रूट ने चीन, भारत, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ा। मसाला मार्ग, स्पाइस रूट से भारत, अरब और यूरोप का व्यापार जुड़ा। दो, व्यापार ने भाषाइयों और संस्कृतियां फैलाई। अरबी संख्याएं भारत से यूरोप तक पहुंची। संस्कृत और फारसी शब्द व्यापार के जरिए कई भाषाओं में समा गए। तीन, व्यापार ने धर्मों के बीच संवाद बढ़ाया। बौद्ध धर्म व्यापारियों के जरिए चीन और जापान तक पहुंचा। इस्लामी व्यापारी अफ्रीका और इंडोनेशिया तक गए। चोर, बैंकों और मुद्राओं का जन्म हुआ। भारत और चीन में सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई। व्यापार ने पहली बार साख पत्र, क्रेडिट सिस्टम का विचार दिया। क्या व्यापार धर्म से भी बड़ा बन चुका है? आज के समय में धर्म लोगों को बांट सकता है, मगर व्यापार उन्हें जोड़ता है। राजनीति सीमाएं बनाती है, मगर व्यापार उन सीमाओं को तोड़ता है। आज अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई वैचारिक मतभेद भी है, तो भी वे एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल, रिलायंस किसी धर्म या राष्ट्र से नहीं, बल्कि व्यापार से चलती है। शायद यही कारण है कि आज व्यापार ही सबसे बड़ा विश्वास बन चुका है। क्या व्यापार हमेशा रहेगा? लेकिन सवाल उठता है, क्या व्यापार हमेशा रहेगा? पहला,
क्या भविष्य में व्यापार केवल डिजिटल होगा? क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन स्टोर्स ने व्यापार की दुनिया बदल दी है। 2. क्या व्यापार भविष्य में नैतिक रहेगा? आज कंपनियां केवल मुनाफे के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रही है। श्रम शक्ति का शोषण और गैर बराबरी की समस्याएं बनी हुई है। 3. क्या व्यापार नई सभ्यताओं को जन्म देगा? जैसे रोम, भारत और चीन का व्यापार उनके साम्राज्यों का आधार था, वैसे ही क्या भविष्य में व्यापार नए वैश्विक संगठनों को जन्म देगा? अगला अध्याय, विज्ञान और ज्ञान की क्रांति। अब हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान और तर्क ने व्यापार और धर्म से भी बड़ी क्रांति ला दी। कैसे वैज्ञानिक सोच ने पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल दिया। अध्याय 14, विज्ञान और ज्ञान की क्रांति, द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। कल्पना कीजिए, आप 16वीं शताब्दी के किसी भारतीय गांव में हैं। रात का समय है और आकाश तारों से भरा हुआ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। आप इसे सच मान लेते हैं, क्योंकि यही तो आपके पूर्वज कहते आए हैं। मगर फिर एक दिन किसी ने यह सोचने की हिम्मत की, क्या सच में ऐसा ही है? और इसी सवाल ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। यह थी ज्ञान और विज्ञान की क्रांति। कैसे इंसान ने अपनी अज्ञानता को पहचाना। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि उनके पास सभी सवालों के जवाब है। धर्म और दार्शनिक ग्रंथों में जीवन और ब्रह्मांड की सारी जानकारी थी। मगर 16वीं और 17वीं शताब्दी में एक नई सोच ने जन्म लिया, शोध, प्रयोग और संदेह की शक्ति। क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या फिर यह दुनिया हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है? यही सवाल आधुनिक विज्ञान की नींव बने। भारत में विज्ञान और गणित की विरासत। भारत में विज्ञान और गणित का इतिहास बहुत पुराना है। आर्यभट्ट, 5वीं शताब्दी, पृथ्वी के गोल होने और इसके अपनी धुरी पर घूमने की भविष्यवाणी की। ब्रह्मगुप्त, 7वीं शताब्दी, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं की खोज की। सुश्रुत, 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के जनक। नालंदा और तक्षशिला, विश्व के पहले विश्वविद्यालय जहां गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा पढ़ाई जाती थी। मगर जैसे जैसे धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ी, वैज्ञानिक सोच को पीछे धकेल दिया गया। यूरोप में आधुनिक विज्ञान की शुरुआत जब भारत और एशिया में परंपरागत ज्ञान हावी था, तब यूरोप में विज्ञान ने एक नई दिशा पकड़ी। एक, निकोलस कोपरनिक्स, 1543, कहा कि सूर्य, न कि पृथ्वी, सौर मंडल का केंद्र है। 2, गैलीलियो गैलीली, 1609, दूरबीन के जरिए इस विचार को साबित किया और चर्च के विरोध का सामना किया। 3, आइजैक न्यूटन, 1887, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए, जिससे भौतिकी की दुनिया बदल गई। 4, चार्ल्स डार्विन, 1959, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के जरिए यह समझाया कि जीवन का विकास कैसे हुआ। इन वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि ब्रह्मांड, जीवन और पृथ्वी की सच्चाई धार्मिक ग्रंथों से अलग हो सकती है। विज्ञान और औद्योगिक क्रांति ज्ञान की इस नई क्रांति ने दुनिया में एक और बदलाव लाया, औद्योगिक क्रांति। स्टीम इंजन ने परिवहन को तेज कर दिया, मशीनों ने फैक्ट्रियों को जन्म दिया, दवाइयों ने जीवन प्रत्याशा बढ़ाई, बिजली ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अब पहली बार इंसान प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसे नियंत्रित करने लगा था। क्या विज्ञान ने धर्म को पीछे छोड़ दिया? धर्म हजारों सालों से इंसानों की सोच का आधार था, मगर अब जब बीमारियां होती है तो लोग मंदिरों से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो लोग हवन की जगह बांध और कृत्रिम बारिश की तकनीक की ओर देखते हैं। जब किसी ग्रहण की भविष्यवाणी होती है तो वैज्ञानिक इसे पहले ही गणना कर लेते हैं। यानी विज्ञान ने वह सब कुछ करना शुरू किया जो कभी सिर्फ ईश्वर के हाथ में माना जाता था। क्या विज्ञान ही नई आस्था बन गया है? आज विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इंटरनेट, मोबाइल, उपग्रह, सब विज्ञान की ही देन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, अब इंसानी दिमाग को भी चुनौती देने लगी है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इंसान के डीएनए को बदलने तक में सक्षम हो गई है। आज लोग भगवान की पूजा करें या न करें,
मगर वे हर रोज अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप की पूजा जरूर करते हैं। तो क्या विज्ञान ही आधुनिक युग का नया धर्म बन गया है? क्या विज्ञान सभी सवालों का जवाब दे सकता है? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। विज्ञान जीवन की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी भी कई रहस्य बाकी है। विज्ञान इस ब्रह्मांड की सीमाओं को खोज रहा है, मगर हमें अब भी यह नहीं पता कि क्या कोई दूसरी दुनिया भी है। विज्ञान मानव मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या यह पूरी तरह से हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस को समझ सकता है? क्या विज्ञान ही अंतिम सत्य है, या अभी भी कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते? अगला अध्याय, औद्योगिक क्रांति। इंसानों की सबसे बड़ी छलांग। अब हम जानेंगे कि कैसे मशीनों ने पूरी दुनिया को बदल दिया, कैसे उद्योगों ने साम्राज्यों को गिराया और नई व्यवस्थाएं बनाई। अध्याय 15, औद्योगिक क्रांति, इंसानों की सबसे बड़ी छलांग, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कल्पना कीजिए, आप 18वीं शताब्दी के किसी भारतीय गांव में हैं। गांव के कारीगर हाथ से सूती कपड़े बुन रहे हैं, बैलों से खेत जोते जा रहे हैं, और व्यापार बैलगाड़ियों या नावों के जरिए हो रहा है। अब अचानक किसी ने एक ऐसी मशीन बना दी जो एक दिन में उतना काम कर सकती थी जितना पहले 100 लोग मिलकर करते थे। अब बैलगाड़ियां बेकार हो गई क्योंकि रेलगाड़ियां आ गई। हाथ से बने कपड़े महंगे हो गए क्योंकि मशीनों से सस्ते कपड़े बनने लगे। सड़कें संकरी लगने लगी क्योंकि इंजन से चलने वाले वाहन आ गए। यह था औद्योगिक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति क्या थी? 16वीं और 17वीं शताब्दी तक दुनिया का विकास धीमा था। ज्यादातर लोग खेती या कारीगरी से जुड़े थे। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में एक बड़ा बदलाव आया। मशीनों का युग शुरू हुआ। इसे ही कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यह क्रांति सिर्फ ब्रिटेन में नहीं रुकी, यह पूरी दुनिया में फैल गई। औद्योगिक क्रांति की प्रमुख खोजें। एक, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट, 1665, मशीनों, रेलगाड़ियों और जहाजों को शक्ति देने लगा। अब सामान और लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 2, सूती कपड़ा बनाने की मशीन, स्पिनिंग जेनी, 1674, कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई। भारत जैसे देशों के कारीगरों पर इसका बुरा असर पड़ा। 3, लोहे और इस्पात का विकास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी। रेलवे, पुल और इमारतों का निर्माण तेज हो गया। 4, बिजली, 19वीं शताब्दी के अंत में कारखानों और घरों में रोशनी आई। इलेक्ट्रिक मोटर से उद्योगों में क्रांति आई। 5, तेल और पेट्रोलियम, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कार और हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। अब पूरी दुनिया और भी तेज हो गई। भारत और औद्योगिक क्रांति। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। भारत का कपड़ा उद्योग पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। मगर फिर क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। भारतीय कारीगरों से कर बढ़ा दिए गए। ब्रिटेन की मशीनों से सस्ते कपड़े बनने लगे, जिससे भारतीय हथकरघा उद्योग खत्म होने लगा। भारत ब्रिटेन का बाजार बन गया और भारतीय कच्चा माल ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। नतीजा, 1957 तक भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन चुका था। कई भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जिससे चीजें सस्ती हो गई। यातायात तेज हुआ, रेलवे, जहाज और सड़कें बनी। विज्ञान और तकनीक में नई खोजें हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। नकारात्मक प्रभाव, कारीगरों की नौकरियां चली गई क्योंकि मशीनें सस्ता उत्पादन कर रही थी। गांवों से लोग शहरों में आ गए, जिससे झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई। पूंजीपतियों, बड़े उद्योगपतियों ने गरीब मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया कैसे बदली? पहला, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का जन्म। अब पैसा ही सब कुछ तय करने लगा। जो ज्यादा उत्पादन कर सकता था, वही अमीर बन सकता था। दूसरा, सामाजिक बदलाव,
राजाओं और जमींदारों की ताकत कम होने लगी। अब कारखानों के मालिक समाज के नए राजा बन गए। 3. युद्ध और हथियारों की दौड़। विज्ञान ने हथियारों को और भी खतरनाक बना दिया। पहली और दूसरी विश्व युद्ध मशीनों के कारण ही इतने बड़े हुए। 4. भारत का स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिकरण। गांधी जी ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों के विरोध में खादी आंदोलन चलाया। आजादी के बाद भारत ने अपनी खुद की फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित करने शुरू किए। क्या आज भी औद्योगिक क्रांति जारी है? औद्योगिक क्रांति सिर्फ 18वीं या 19वीं सदी तक सीमित नहीं रही। आज भी हम एक नई औद्योगिक क्रांति के द्वार से गुजर रहे हैं। व्हाट? सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब ज्ञान और सूचना सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन। रोबोट अब फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ले रहे हैं। क्या भविष्य में इंसानों के लिए नौकरियां बचेंगी? तीसरा, पर्यावरण संकट और ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब दुनिया को केवल उत्पादन नहीं, बल्कि सस्टेनेबल विकास की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। क्या यह सच में इंसानों की सबसे बड़ी छलांग थी? औद्योगिक क्रांति ने मानव सभ्यता को तेजी से आगे बढ़ाया, मगर इसके परिणाम भी गंभीर रहे। अब सवाल यह उठता है, क्या मशीनें इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी या फिर सबसे बड़ी चुनौती? अगला अध्याय, पूंजीवाद, नया धर्म या नया शोषण। अब हम जानेंगे कि कैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। कैसे व्यापार, बैंक और कंपनियों ने राजा और साम्राज्यों से भी ज्यादा ताकत हासिल कर ली। अध्याय 16, पूंजीवाद, नया धर्म या नया शोषण, द कैपिटलिस्ट क्रीड। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे व्यापारी हैं। आपके पास एक दुकान है जहां आप रोज ग्राहकों को सामान बेचते हैं। एक दिन एक अमीर साहूकार आता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूं, इससे तुम अपनी दुकान बड़ा व्यापार बना सकते हो। आप पैसे ले लेते हैं और कुछ ही सालों में आपकी दुकान एक बड़ी कंपनी बन जाती है। अब आप खुद उधार देने लगे हैं और दूसरे व्यापारी आपसे उधार ले रहे हैं। यही है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पैसे से पैसा बनाने की कला। यह व्यवस्था कैसे बनी? क्या यह दुनिया को आगे ले गई या गरीबों का शोषण किया? आइए इसे गहराई से समझते हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां व्यक्ति इंडिविजुअल को व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती है। सरकार उनके व्यापार में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। बैंक और निवेशक पैसा लगाते हैं, जिससे व्यापार और उद्योग बढ़ते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप, सब पूंजीवादी ढांचे पर काम कर रही है। पूंजीवाद की शुरुआत कैसे हुई? पहला व्यापारिक पूंजीवाद, मेर्केंटिलिज्म। 16वीं शताब्दी यूरोपीय देशों ने व्यापारिक कंपनियां बनाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कंपनियों ने देशों को अपने आर्थिक हितों के लिए गुलाम बनाया। 2. औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। 18वीं 19वीं शताब्दी मशीनों के आने से उत्पादन बढ़ा और फैक्ट्रियां बनने लगी। व्यापारियों ने मजदूरों को काम पर रखा और बड़े उद्योग खड़े किए। अब पैसा जमीन, राजा या धर्म से नहीं, बल्कि व्यापार और मशीनों से बनता था। 3. वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। 20वीं 21वीं शताब्दी। अब पैसा केवल व्यापार से नहीं, बल्कि बैंकों, स्टॉक मार्केट और निवेश से बनने लगा। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अब राजा या सेनापति नहीं, बल्कि बड़े बैंक और कंपनियों के मालिक थे। भारत में पूंजीवाद का प्रभाव, ब्रिटिश राज के दौरान भारत एक उपनिवेश कॉलोनी बन गया, जहां से सिर्फ कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था। ब्रिटेन की मशीनों से बना कपड़ा भारतीय हथकरघा उद्योग को खत्म कर चुका था। जमींदारी और कर प्रणाली ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया। स्वतंत्रता के बाद नेहरू सरकार ने समाजवादी मॉडल अपनाया, जहां सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती थी। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन हुआ, जिससे निजी कंपनियों को बढ़ावा मिला। आज रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, अदानी जैसी कंपनियां
भारत की अर्थव्यवस्था चला रही है। पूंजीवाद के फायदे नवाचार और तकनीकी विकास, नई खोजें और वैज्ञानिक प्रगति तेज हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। निजी कंपनियों ने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी। उत्पादन और व्यापार बढ़ा। दुनिया के कोने कोने तक सामान पहुंचा। प्रतिस्पर्धा से बेहतर सेवाएं मिली। कंपनियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गुणवत्ता बढ़ाई। पूंजीवाद के नुकसान: आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई। आज दुनिया की 1% आबादी के पास 99% लोगों से ज्यादा धन है। मजदूरों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। पूंजीपति अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों को कम वेतन देते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय फैक्ट्रियों में बच्चों और महिलाओं से कठिन श्रम करवाया जाता था। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। मुनाफे के लिए जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ा। औद्योगिक क्रांति से पहले पर्यावरण संतुलित था, मगर अब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। बाजार का नियंत्रण कुछ हाथों में, मोनोपोली एंड कॉरपोरेट कंट्रोल। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खत्म कर देती है। आज गूगल, अमेज़न, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियां पूरी दुनिया की जानकारी पर नियंत्रण रखती है। क्या पूंजीवाद नया धर्म बन चुका है? अगर आज के समाज को देखें, तो पहले लोग भगवान से आशीर्वाद मांगते थे, अब वे बैंक बैलेंस की पूजा करते हैं। पहले लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे, अब वे स्टॉक मार्केट के चार्ट देखते हैं। पहले राजा सबसे शक्तिशाली थे, अब बड़े उद्योगपति दुनिया की राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं। यानी पूंजीवाद एक नया धर्म बन चुका है, जहां पैसा ही सबसे बड़ा भगवान है। क्या पूंजीवाद टिकेगा या खत्म होगा? क्या पूंजीवाद जलवायु संकट से बचेगा? पर्यावरण संकट के कारण अब सरकारें ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है। अगर पूंजीवाद ने खुद को बदला नहीं, तो यह खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ सकता है। 3. क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पूंजीवाद को बदल देगी? रोबोट और ऑटोमेशन के कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती है। क्या भविष्य में केवल कुछ गिने चुने लोग अमीर होंगे और बाकी सब बेरोजगार? क्या पूंजीवाद हमें खुशी दे पाया? हमारे पास पहले से ज्यादा चीजें हैं, मगर क्या हम ज्यादा खुश हैं? हमारे पास पहले से ज्यादा पैसा है, मगर क्या हम ज्यादा संतुष्ट हैं? हमने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, मगर क्या हम ज्यादा अकेले नहीं हो गए? शायद यही पूंजीवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। इसने हमें सब कुछ दिया, मगर संतोष छीन लिया। अगला अध्याय: विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य। कैसे इन तीनों ने मिलकर आधुनिक दुनिया बनाई। अध्याय 17: विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य, आधुनिक दुनिया की त्रिमूर्ति। द मैरिज ऑफ साइंस, कैपिटलिज्म एंड एम्पायर। कल्पना कीजिए, साल 1800 है। ब्रिटेन की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक नई मशीनें बना रहे हैं। उद्योगपति इन मशीनों से नई कारखाने खोल रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य अपने जहाजों से इन कारखानों के लिए कच्चा माल ला रहा है और पूरी दुनिया में तैयार माल बेच रहा है। अब साल 1900 है। अमेरिका और यूरोप में नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही है। पूंजीपति इन खोजों को हथियार और नई तकनीकों में बदल रहे हैं। साम्राज्य इन हथियारों का इस्तेमाल युद्धों में कर रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ रहा है। अब साल 2000 है। पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है। टेक कंपनियां नई तकनीकें बना रही है, जिससे वे अरबों डॉलर कमा रही है। अब कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं है, मगर अमेरिका, चीन, यूरोप और बड़ी कंपनियां आधुनिक साम्राज्य बन चुकी है। यानी विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य तीनों ने मिलकर आधुनिक दुनिया को बनाया है। कैसे? विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य ने एक दूसरे को ताकत दी। पहला, विज्ञान ने साम्राज्य को ताकत दी। जहाज, तोपें और दूरसंचार के आविष्कार ने यूरोप को एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर राज करने की शक्ति दी। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ने वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। गन, जर्म्स और स्टील। जेरेड डायमंड की किताब बताती है कि कैसे बंदूकें, बीमारियां और धातु के हथियारों ने साम्राज्यों को ताकत दी।
2. पूंजीवाद ने विज्ञान को बढ़ावा दिया। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने वैज्ञानिक खोजों में पैसा लगाया, जिससे नई तकनीकें आईं। बैंक और निवेशकों ने नई फैक्ट्रियों और खोजों में पैसा लगाया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, विज्ञान को और बढ़ावा मिला। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी और कंप्यूटर साइंस जैसी नई शाखाएं विकसित हुई। 3. साम्राज्य ने पूंजीवाद को आगे बढ़ाया। यूरोपीय साम्राज्यों ने भारत, अफ्रीका, अमेरिका और चीन को अपने बाजारों में बदल दिया। कच्चा माल उपनिवेशों से लिया जाता था और तैयार माल वापस उन्हीं को बेचा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। एक कंपनी ने भारत पर शासन किया, यानी तीनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी थीं और एक दूसरे को मजबूत बना रही थी। भारत में इनका असर, भारत पर इस त्रिकोण का गहरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्य का नियंत्रण। ब्रिटेन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति का इस्तेमाल कर भारत पर शासन किया। पूंजीवाद का असर। भारतीय उद्योग ध्वस्त हुए और भारत को सिर्फ एक बाजार बना दिया गया। विज्ञान की भूमिका। रेलवे, टेलीग्राफ, सिंचाई और आधुनिक चिकित्सा आई, मगर इसका मकसद ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। गांधी जी ने इस तिकड़ी का विरोध किया। वे मशीनों के बजाय हाथ से बने खादी के कपड़ों को बढ़ावा देते थे। उन्होंने ब्रिटिश पूंजीवाद के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया। वे आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह खारिज नहीं करते थे, मगर चाहते थे कि यह भारतीयों के हित में हो। कैसे विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य ने विश्व युद्धों को जन्म दिया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। यूरोप के साम्राज्य अधिक से अधिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति ने नए हथियार बनाए। युद्ध में जहरीली गैस, मशीन गन, टैंक और पनडुब्बियों का इस्तेमाल हुआ। 2. द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। पूंजीवादी देशों और साम्राज्यों के बीच संसाधनों और बाजारों पर कब्जे की लड़ाई थी। विज्ञान ने परमाणु बम दिए, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ। यानी जिस तकनीक और पूंजी ने दुनिया को आगे बढ़ाया, उसी ने इसे नष्ट भी किया। क्या आज भी यह तिकड़ी मौजूद है? आज कोई पारंपरिक साम्राज्य नहीं है, मगर विज्ञान, पूंजीवाद और साम्राज्य का गठजोड़ अब भी जारी है। एक अमेरिका का प्रभुत्व। अमेरिका ने टेक कंपनियों, वैज्ञानिक शोध और डॉलर की ताकत से आधुनिक साम्राज्य बनाया है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियां पूरी दुनिया पर नियंत्रण रखती है। 2. चीन का उदय। चीन वैज्ञानिक शोध, तकनीक और वैश्विक व्यापार के जरिए एक नया आर्थिक साम्राज्य बना रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के जरिए वह दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तीसरा, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का युग। अब जिसके पास डेटा है, वही दुनिया का राजा है। सरकारें और कंपनियां अब जनता को युद्ध के हथियारों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और एआई से नियंत्रित कर रही है। यानी साम्राज्य खत्म नहीं हुए, सिर्फ उनका रूप बदल गया है। क्या यह तिकड़ी मानवता के लिए अच्छी है या बुरी? विज्ञान ने हमें नई तकनीकें, दवाइयां और सुविधाएं दी। पूंजीवाद ने समृद्धि बढ़ाई और नवाचार को बढ़ावा दिया। साम्राज्य ने दुनिया भर की संस्कृतियों को आपस में जोड़ा। लेकिन विज्ञान का उपयोग परमाणु बम और निगरानी तकनीकों के लिए भी हुआ। पूंजीवाद ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया, जहां 1% लोग पूरी संपत्ति के मालिक हैं। साम्राज्य अब भी मौजूद है, बस वे अब सरकारों की जगह कंपनियों और डेटा के रूप में है। क्या भविष्य में यह गठजोड़ बना रहेगा? अब दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पूंजीवाद और साम्राज्य को बदल देगी? दूसरा, क्या विज्ञान अब हमें अमरता इमोर्टैलिटी और अंतरिक्ष में उपनिवेश स्पेस कॉलोनाइजेशन की ओर ले जाएगा? तीसरा, क्या पूंजीवाद खत्म होकर कोई नई आर्थिक व्यवस्था आएगी? शायद आने वाला युग इस तिकड़ी का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। अगला अध्याय, इंसान खुश क्यों नहीं है। अब हम जानेंगे कि इतनी तरक्की, पैसा, विज्ञान और शक्ति के बावजूद इंसान पहले से ज्यादा खुश क्यों नहीं है। अध्याय 18, इंसान खुश क्यों नहीं है। द एंड ऑफ होमो सेपियंस हैप्पीनेस। कल्पना कीजिए,
आप 10,000 साल पहले एक शिकारी खानाबदोश के रूप में जी रहे हैं। आपका दिन जंगल में शिकार करने, नदियों से पानी लेने और सूर्यास्त के बाद तारे देखने में बीतता है। कोई कर नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई तनाव नहीं। अब आप आज के युग में हैं। आपकी जेब में स्मार्टफोन है, घर में एसी, टीवी, कार और तमाम सुविधाएं हैं। फिर भी आप लगातार किसी चीज की तलाश में हैं, शायद खुशी की। इतनी तरक्की, पैसा और सुविधाओं के बावजूद इंसान पहले से ज्यादा खुश क्यों नहीं है? आइए इस सवाल की गहराई में जाते हैं। क्या हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा खुश थे? अगर हम आदिम मानव से आधुनिक मानव की तुलना करें, तो हम देखेंगे पहले इंसान प्रकृति के करीब थे, आज वे मशीनों के करीब है। पहले इंसान समूहों में रहते थे, अब वे सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते हैं। पहले जीवन धीमा था, आज हर कोई भागदौड़ में लगा है। शोध बताते हैं कि शिकारी खानाबदोशों का जीवन ज्यादा तनाव मुक्त था। वे जरूरत भर काम करते थे और बाकी समय आराम करते थे। उनके पास सामाजिक समर्थन था, कोई अकेला नहीं था। वे वर्तमान में जीते थे, भविष्य की चिंता में नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सभ्यता और विकास ने हमें दुखी कर दिया? खुशी के तीन बड़े दुश्मन, एक तुलना और लालच, कंपैरिजन एंड डिजायर। हमारे दिमाग को इस तरह से विकसित किया गया है कि हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। पहले लोग अपने गांव के 50 लोगों से तुलना करते थे, अब वे इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों से तुलना करते हैं। जितनी अधिक चीजें उपलब्ध होती है, उतनी ही अधिक चीजों की चाहत बढ़ती जाती है। जो मेरे पास है वह काफी नहीं है। यही आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। 2, तेज जीवन और तनाव, स्पीड एंड स्ट्रेस। विज्ञान और तकनीक ने हमारी जिंदगी को तेज कर दिया है। इंटरनेट, ईमेल, स्मार्टफोन, हमेशा काम, सूचना और नोटिफिकेशन का दबाव। पहले लोग धीमी और स्थिर जिंदगी जीते थे, अब हर कोई डेडलाइन के पीछे भाग रहा है। 3, सामाजिक अलगाव, सोशल डिस्कनेक्शन। पहले इंसान छोटे समुदायों में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। अब शहरीकरण और डिजिटल युग में लोग अकेले हो गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। क्या पैसा खुशी लाता है? लोग मानते हैं कि पैसा होने से इंसान खुश रहेगा, लेकिन क्या यह सच है? शोध बताते हैं कि गरीब से मध्यम वर्ग तक की यात्रा में खुशी बढ़ती है, क्योंकि मूलभूत जरूरतें पूरी होती है। मगर एक बार जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है, तो ज्यादा पैसा खुशी नहीं बढ़ाता। अमीर देशों में भी डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि पैसा जरूरी है, मगर यह स्थायी खुशी नहीं देता। विज्ञान और पूंजीवाद खुशी क्यों नहीं दे पाए? पहला, विज्ञान ने हमें चीजें दी, मगर उद्देश्य नहीं दिया। विज्ञान ने हमें तकनीक, दवाइयां, इंटरनेट, यातायात दिया, मगर इसने यह नहीं बताया कि हम इनका सही उपयोग कैसे करें। विज्ञान ने जीवन को आसान बनाया, मगर यह नहीं बताया कि खुश कैसे रहे। 2, पूंजीवाद ने इच्छाएं बढ़ाई, संतोष नहीं दिया। मार्केटिंग और विज्ञापन हमें यह बताते हैं कि हमें हमेशा कुछ नया चाहिए। कंपनियां चाहती है कि हम कभी संतुष्ट न हो, क्योंकि तभी हम चीजें खरीदेंगे। जितना हम उपभोग करते हैं, उतनी ही हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। क्या खुशी एक मानसिक स्थिति है? आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान बताते हैं कि खुशी हमारे बाहरी माहौल से कम और हमारे दिमाग के अंदरूनी संतुलन से ज्यादा जुड़ी होती है। बौद्ध धर्म हजारों साल पहले यही कह चुका है, इच्छाओं को नियंत्रित करो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शांति से खुशी संभव है। खुशी के वैज्ञानिक उपाय, अगर विज्ञान और पूंजीवाद हमें खुशी नहीं दे सकते, तो हमें खुद इसे पाना होगा। संतोष और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एंड कंटेंटमेंट, जो है उसी में खुश रहना सीखें। सामाजिक संबंध, सोशल कनेक्शंस, परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, ध्यान करें। डिजिटल डिटॉक्स, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अर्थपूर्ण जीवन, मीनिंगफुल लाइफ। कोई ऐसा कार्य करे जो आपको आत्मसंतोष दे, जैसे सेवा, कला या प्रकृति से जुड़ना। क्या भविष्य में इंसान खुश रहेगा? आने वाले समय में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई हमारे बहुत से काम कर देगी, तो क्या हमारे पास ज्यादा समय होगा खुश रहने के लिए, या फिर हम नई चिंताओं में फंस जाएंगे? क्या रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे? क्या विज्ञान और तकनीक हमें सुखी बना पाएंगे, या हम और तनाव में घिरेंगे? शायद खुशी का सवाल विज्ञान, पूंजीवाद या राजनीति से नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग से जुड़ा है। अगला अध्याय, भविष्य में इंसान का क्या होगा। अब हम जानेंगे कि भविष्य में इंसान का क्या होगा। क्या होमो सेपियंस अपनी जगह किसी और प्रजाति को दे देगा? क्या हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी से खुद को बदल देंगे? अध्याय 19, भविष्य में इंसान का क्या होगा, द एंड ऑफ होमो सेपियंस। कल्पना कीजिए, साल 2050 है। आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक माइक्रोचिप है जो सीधे आपके दिमाग से जुड़ी है। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीधे इंटरनेट से ज्ञान डाउनलोड कर सकते हैं। आप बीमार नहीं होते, क्योंकि आपके शरीर में मौजूद नैनो रोबोट सभी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। आप बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोक दिया है। क्या यह विज्ञान फंतासी है या भविष्य की हकीकत? क्या होमो सेपियंस अपनी वर्तमान स्थिति में हमेशा रहेगा, या फिर एक नई प्रजाति में बदल जाएगा? आइए भविष्य के इन सवालों की गहराई में जाते हैं। क्या होमो सेपियंस हमेशा रहेगा? पिछले 70,000 वर्षों में होमो सेपियंस ने दुनिया पर राज किया, मगर सवाल यह है, क्या हम हमेशा रहेंगे या फिर किसी नई प्रजाति को जन्म देंगे? इतिहास में देखें तो हमारी ही तरह दिखने वाली कई अन्य प्रजातियां आईं और मिट गईं। होमो निएंडरथलेंसिस, यूरोप में रहने वाले ताकतवर इंसान, मगर खत्म हो गए। होमो डेनिसोवा, एशिया में रहते थे, मगर विलुप्त हो गए। होमो इरेक्टस, इंसानों के पहले पूर्वज 2 लाख साल पहले खत्म हो गए। हो सकता है कि होमो सेपियंस भी एक दिन विलुप्त हो जाए और उसकी जगह कोई नई प्रजाति ले ले। भविष्य की 3 संभावनाएं। एक जैविक विकास, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। हो सकता है कि अगले 10,000 सालों में इंसान का दिमाग और शरीर धीरे धीरे बदल जाए। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए मजबूत और बुद्धिमान जीन आगे बढ़ सकते हैं, मगर यह प्रक्रिया लाखों साल ले सकती है। 2, तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंसान को बदल सकती है। जीन एडिटिंग से डिजाइनर बेबी पैदा किए जा सकते हैं, अधिक बुद्धिमान, स्वस्थ और शक्तिशाली। लोग रोबोटिक अंगों और नैनो चिप्स के जरिए खुद को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। 3, मशीन और इंसान का विलय, साइबोर्ग रेवोल्यूशन। क्या इंसान पूरी तरह मशीनों में बदल जाएगा? क्या हम अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर में अपलोड कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ, तो होमो सेपियंस खत्म हो जाएगा और होमो डियोस जन्म लेगा, एक नया देवता समान इंसान। क्या अमरता, इमोर्टैलिटी संभव है? विज्ञान अब इस सवाल का जवाब खोज रहा है। क्या हम अमर हो सकते हैं? कृत्रिम अंग और जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग को बदला जा सकता है, तो क्या हम कभी मरेंगे? जीन एडिटिंग वैज्ञानिक बुढ़ापे के जीन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इंसान कभी बूढ़ा ही न हो। दिमाग अपलोड करना, माइंड अपलोडिंग। क्या हम अपनी यादें और दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ, तो हम डिजिटल रूप में हमेशा जीवित रह सकते हैं। अगर इंसान अमर हो गया, तो क्या वह खुश रहेगा, या फिर मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है? क्या इंसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से हार जाएगा? अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा, तो शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसान की जगह ले ले। यक, एआई पहले ही इंसानों से तेज हो चुका है। एआई शतरंज और गो जैसे खेलों में इंसानों को हरा चुका है। एआई अब वैज्ञानिक शोध और कला भी कर रहा है। 2, क्या एआई इंसान को काम से बाहर कर देगा? अगर रोबोट और एआई सभी नौकरियां करने लगे, तो इंसान क्या करेगा? क्या भविष्य में काम करना एक विकल्प बन जाएगा, जरूरत नहीं? 3, क्या एआई अपना खुद का दिमाग विकसित कर सकता है? अगर कभी एआई ने खुद को सुधारना शुरू कर दिया, तो क्या इंसान की जरूरत रहेगी?
क्या एआई हमें गुलाम बना देगा या फिर हमें पूरी तरह मिटा देगा? यह सवाल अभी तक अनसुलझे है, मगर अगर इंसान सावधान नहीं रहा, तो हो सकता है कि एआई ही अगली बुद्धिमान प्रजाति बन जाए। क्या इंसान अंतरिक्ष में जाएगा? अगर पृथ्वी रहने के लिए अच्छी नहीं रही, तो क्या इंसान किसी और ग्रह पर बस सकता है? मार्स मिशन। एलन मस्क और नासा मंगल ग्रह पर इंसान बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष कॉलोनियां। हो सकता है कि भविष्य में इंसान चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर कॉलोनी बनाए। नई प्रजाति। अगर इंसान हजारों साल तक किसी दूसरे ग्रह पर रहेगा, तो हो सकता है कि वह वहां के वातावरण के अनुसार खुद को बदल ले। यानी हो सकता है कि होमो सेपियंस धीरे धीरे होमो गैलेक्टिक्स बन जाए, एक ऐसी प्रजाति जो अलग अलग ग्रहों पर बसेगी। क्या इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाएगा? इतनी तकनीक, इतनी शक्ति, मगर क्या इंसान खुद को संभाल पाएगा? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्या हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि पृथ्वी ही रहने लायक न बचे? परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर। अगर विज्ञान और राजनीति सही दिशा में नहीं गए, तो क्या हम खुद को नष्ट कर लेंगे? मानसिक अस्थिरता, मेंटल ब्रेकडाउन। क्या इतनी तकनीक और कृत्रिम दुनिया में इंसान अपनी वास्तविकता से ही कट जाएगा? अगर हम सतर्क नहीं रहे, तो हो सकता है कि होमो सेपियंस अपने ही बनाए जाल में फंस जाए। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? अगर हम अपने अतीत को देखें, तो इंसान हर चुनौती को पार कर चुका है। हमने आग से लेकर इंटरनेट तक हर चीज का आविष्कार किया। हमने बाढ़, अकाल, युद्ध और महामारियों का सामना किया और आगे बढ़े। तो सवाल यह नहीं है कि क्या होमो सेपियंस बचेगा। सवाल यह है कि होमो सेपियंस आगे किस रूप में विकसित होगा। शायद हम आज जो इंसान को समझते हैं, वह आने वाले हजारों सालों में पूरी तरह बदल चुका होगा। अगला अध्याय। हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए? अध्याय 20। हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए? हु आर वी एंड वॉट शुड वी बिकम? कल्पना कीजिए, आप एक विशाल खगोलीय दृष्टिकोण से पृथ्वी को देख रहे हैं। एक छोटा नीला ग्रह जो अनंत ब्रह्मांड में तैर रहा है। इस ग्रह पर होमो सेपियंस नाम की एक प्रजाति रहती है, जिसने अपनी छोटी सी यात्रा में खुद को इस ग्रह का स्वामी बना लिया है। उसने आग जलाई, चक्र का आविष्कार किया, विज्ञान को समझा और अंतरिक्ष में कदम रखा। उसने धर्मों, साम्राज्यों, पूंजीवाद, लोकतंत्र, विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण किया। मगर उसने युद्ध भी किए, गुलामी भी चलाई, पर्यावरण को नष्ट भी किया और अपने ही समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या हम अपनी शक्ति का उपयोग एक महान सभ्यता बनाने के लिए करेंगे, या फिर हम अपने ही अहंकार और लालच में फंसकर खुद को नष्ट कर देंगे? आइए इस अंतिम अध्याय में सोचते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। हम कौन हैं? होमो सेपियंस। हम जीव हैं, मगर बाकी जीवों से अलग। हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और भविष्य की योजना बना सकते हैं। हमने प्रकृति के नियमों को समझने और उन्हें बदलने की क्षमता विकसित की है। मगर क्या यह पर्याप्त है? क्या सिर्फ सबसे बुद्धिमान जीव होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या फिर हमें नैतिकता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हमें क्या बनना चाहिए? एक, हमें सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनना चाहिए। हमने बहुत शक्ति हासिल कर ली है। परमाणु हथियार, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण। मगर क्या हमने इनका सही उपयोग किया? अगर शक्ति के साथ नैतिकता नहीं होगी, तो यह शक्ति हमें ही नष्ट कर सकती है। 2, हमें विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन बनाना चाहिए। विज्ञान हमें सिखाता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर हमने सिर्फ विज्ञान को अपनाया और आत्मज्ञान को भुला दिया, तो हम मशीन बन जाएंगे। अगर हमने सिर्फ अध्यात्म को अपनाया और विज्ञान को भुला दिया, तो हम पिछड़ जाएंगे। 3, हमें पृथ्वी और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। हमने धरती को अपने फायदे के लिए उपयोग किया, मगर हम भूल गए कि हम भी इसी का हिस्सा है। अगर हमने पर्यावरण को नष्ट किया, तो हम भी बच नहीं पाएंगे। 4,
हमें मानवता को युद्ध और असमानता से बचाना चाहिए। इतनी प्रगति के बावजूद दुनिया में गरीबी, भुखमरी और असमानता बनी हुई है। क्या भविष्य में हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जहां हर कोई समान अवसरों के साथ जिए? 5, हमें अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को समझना चाहिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना, कॉन्शियसनेस है। विज्ञान अब यह समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूं। अगर हम यह समझ जाए कि चेतना कैसे काम करती है, तो हो सकता है कि हम अपनी वास्तविकता को ही बदल दें। क्या भविष्य में इंसान एक नई प्रजाति बन जाएगा? आने वाले हजारों वर्षों में हो सकता है कि इंसान जीन एडिटिंग और साइबोर्ग तकनीक से खुद को सुपर ह्यूमन बना ले। इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के साथ मिलकर एक नई प्रजाति बन जाए। इंसान स्पेस कॉलोनियों में रहने लगे और होमो गैलेक्टिक्स बन जाए। इंसान अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर दे, जिससे वह अमर बन जाए। मगर इनमें से कोई भी विकल्प तभी सफल होगा जब हम अपनी नैतिकता, संवेदनशीलता और सामूहिक बुद्धिमत्ता को साथ लेकर चलेंगे। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? इतिहास में पहली बार हम खुद यह तय कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम केवल जैविक जीव नहीं हैं, हम एक विचार है, एक सपना है, एक अनंत संभावनाओं से भरी चेतना है। अब सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम समझदारी से आगे बढ़े, तो यह सिर्फ होमो सेपियंस की यात्रा का अंत नहीं होगा, ये एक नई शुरुआत होगी। आपका धन्यवाद। ये पुस्तक हमें मानव इतिहास, वर्तमान और भविष्य की एक यात्रा पर ले गई। अब यह सवाल आपसे है, आप क्या बनना चाहते हैं? आप इस दुनिया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आप भी इस कहानी का हिस्सा है। सारांश, क्रक्स ऑफ द बुक। युवाल नोआ हरारी की यह पुस्तक होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान की पूरी यात्रा को दर्शाती है। कैसे हम जंगलों में रहने वाले साधारण जीव से इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हमारी पूरी सभ्यता केवल कल्पनाओं, विश्वासों और संरचनाओं पर टिकी है और हमने खुद को इन कहानियों का गुलाम बना लिया है। पुस्तक के प्रमुख बिंदु: एक संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल पहले इंसान ने भाषा और कल्पना का उपयोग करना सीखा। पहली बार कहानियों, धर्मों और मिथकों का जन्म हुआ, जिससे बड़े समूहों में सहयोग संभव हुआ। अन्य जानवरों से अलग हम उन चीजों पर भी विश्वास कर सकते हैं जो वास्तविक नहीं है, जैसे देवता, राष्ट्र, पैसा, न्याय। 2, कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। 12,000 साल पहले इंसान शिकारी खानाबदोश से किसान बन गया। स्थायी बस्तियां बनी, मगर इससे जीवन आसान नहीं हुआ। खाद्य उत्पादन बढ़ा, मगर श्रम भी बढ़ गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। खेती इंसानों को नियंत्रित करने लगी, बजाय इसके कि इंसान खेती को नियंत्रित करे। 3, साम्राज्य, धर्म और पैसा, दुनिया को एकजुट करने वाली ताकतें। धर्म और साम्राज्य ने अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा और स्थिरता दी। पैसा सबसे सफल कल्पना बन गया। यह पूरी दुनिया में एक समान मूल्य प्रणाली बन गया। इतिहास में हमेशा शक्ति, विश्वास और व्यापार का खेल चला है। 4, विज्ञान और पूंजीवाद, आधुनिक सभ्यता का निर्माण। विज्ञान ने इंसानों को नई शक्ति दी, मगर यह शक्ति हमेशा अच्छे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। पूंजीवाद ने धन और व्यापार को बढ़ाया, मगर साथ ही आर्थिक असमानता और पर्यावरण विनाश भी बढ़ाया। आज विज्ञान, पूंजीवाद और आधुनिक साम्राज्य, अमेरिका, चीन, टेक कंपनियां मिलकर दुनिया को चला रहे हैं। 5, भविष्य का सवाल। क्या होमो सेपियंस बचेगा? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और जैव प्रौद्योगिकी इंसान को बदल देंगी? क्या इंसान अमरता, इमोर्टैलिटी की ओर बढ़ रहा है? क्या हम खुद को नष्ट कर लेंगे या फिर होमोड्यूस होमोडियोस में बदल जाएंगे, एक नई उन्नत प्रजाति? मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवेज। एक, हमारी पूरी सभ्यता कल्पनाओं पर टिकी है। पैसा, धर्म, राष्ट्र, कानून, ये सभी सिर्फ मानवीय अवधारणाएं हैं। अगर इंसान इन पर विश्वास करना छोड़ दे, तो ये सिस्टम टूट सकते हैं। 2, विज्ञान और पूंजीवाद ने इंसान को ताकत दी, मगर ये संतोष नहीं दे सके। हमने चंद्रमा पर कदम रखा, मगर हम अपने भीतर की शांति नहीं खोज पाए। जितना हम आगे बढ़े,
उतना ही हमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से उलझा लिया। 3. भविष्य तय नहीं है, हम जो करेंगे वही होगा। इंसान के पास आज इतनी शक्ति है कि वह खुद को फिर से परिभाषित कर सकता है। सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यह पुस्तक पढ़नी चाहिए? अगर आप इतिहास, मानव सभ्यता और भविष्य को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। यह पुस्तक महज अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम अपने वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर है, क्या हम सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनेंगे या फिर इतिहास बनाएंगे।